इस तरह से आपके पास मरकरी का जेड इफेक्टिव आ जाएगा 4.35, जो आपको कल होमवर्क दिया गया था। इसके बाद एक जो ठीक है, जो एक्सेप्शन के लिए बात की है, वो एक्सेप्शन आता है हीलियम का। हीलियम के अंदर जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, ठीक है। और वो रूल किसने दिया है? सर हाँ, स्क्रीन ब्लर है। हो जाएगी क्लियर, चल आउट। कितने लोगों को ब्लर है, या सभी को ब्लर है? सर क्लियर है स्क्रीन। सर ब्लर है, क्लियर है सर, ब्लर है। चलिए, देखिए जो एक्सेप्शन है वो है हीलियम, जेड इफेक्टिव इन केस ऑफ हीलियम। इन केस ऑफ हीलियम ये है 1s2। इस केस में क्या होता है, यदि अपन जेड इफेक्टिव निकाले तो जो शील्डिंग है, जो शील्डिंग है, जो अदर इलेक्ट्रॉन अपने सब्जेक्ट का कर रहा है, वो कितने, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो करता है 0.3। तो जो जेड इफेक्टिव आता है वो आता है 2 माइनस 0.3 यानी कि 1.7। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। तो इसके अंदर the other electron contributes 0.3 per electron to sigma। कॉपी कर लीजिए। इस एक्सेप्शन के बाद अपने को कल एटॉमिक रेडियाई अपन ने चालू किया था, अभी एटॉमिक रेडियाई को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज कॉपी कर लीजिए। नहीं देव, जैसा कोई खास रीजन नहीं है। मतलब देखो, ये जो हाइपोथेटिकली आपको कोई रीजन चाहिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाहिए, तो एक मेरे पास कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि इसी वजह से ऐसा होता है। सर बोल भाई। सर तो दोनों इफेक्ट इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करता है क्या? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा दूसरे वाले का। सर तो फिर हाँ, मतलब इसमें ऐसा स्पेशल चीज क्या है? मतलब रेगुलर में पहले क्या था ना, दोनों जो इलेक्ट्रॉन था वो 0.35 कंट्रीब्यूट करता था ना। हाँ सर। यहाँ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 0.3। सर पर मतलब उसमें ऐसा क्यों है, क्यों पर? देखिए, मैंने आपको पहले दिन भी ये बताई थी, दिस रूल्स वर गिवन बाय मिस्टर स्लेटर, दिस वाज नॉट गिवन बाय मिस्टर सिद्धार्थ सेठी। तो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे सकता हूँ, इसका एग्जैक्ट रीजन तो केवल आर बेस्ट नोन ओनली एंड ओनली टू मिस्टर स्लेटर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देना एक अलग बात है। तो जानता है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होता है? हाँ सर। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, श्रेया आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कब पढ़ा? क्वांटम नंबर पढ़ा है, क्वांटम नंबर रहेगा। टेस्ट के लिए पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा, क्वांटम नंबर क्या।
चले आगे बढ़े। सर इसका मॉड्यूल कब मिलेगा? यार इसका मॉड्यूल मिलना चालू हो गया है आप लोगों को, आप चाहें तो ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। चलेगा सर। हाँ मेरे को इसके ऊपर और भी है। चलिए एटॉमिक रेडियाई पढ़ना चालू करते हैं पूरा डिटेल में, इन डेप्थ। अब आप बताइए, क्या अपने को इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या? क्या अपन इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं? नाइस। नहीं। सर। तो हम नहीं। लोग रेडियस कैसे मेजर करते हैं? हम रेडियस मेजर करने के लिए मेथड यूज करते हैं, और सर इसके लिए हमारे रिलेटिव रेडियस। नहीं नहीं रिलेटिव रेडियस नहीं, हम लोग अपने हिसाब से मेथड यूज करते हैं, और जो मेथड जिस मॉलिक्यूल में लगता है उसी के हिसाब से टाइप ऑफ रेडियस बन जाती है। क्या बन जाती है? टाइप ऑफ रेडियस। और ये कौन कौन सी होगी? सबसे पहला होगा कोवेलेंट रेडियस। ये प्राइमरली यूज होती है नॉन मेटल्स के अंदर। समझना ये क्या है। इट इज half of distance between nuclei of two covalently bonded atoms, identical atoms। ठीक है। इनका ये कहना है कि भाई आपके पास दो एटम्स हैं, इन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, पर हम न्यूक्लियस देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू एटम, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2rc, वेयर rc रिप्रेजेंट्स कोवेलेंट रेडियस। तो इन्होंने कहा, और ये डिस्टेंस अपन ने मेजर कर लिया, ये है d, ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो इन्होंने कहा rc इक्वल्स टू d/2। और ये जो d है, इसी चीज को इन्होंने एक और नाम दिया, वो दिया बॉन्ड लेंथ। कि भाई इन दोनों का जो बॉन्ड बना है, तो सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इन्होंने कहा आरसी विल बी बॉन्ड लेंथ बाय 2, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंटली बॉन्डेड यदि एटम्स होंगे तभी ये चीज एप्लीकेबल है, वरना ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। आर वी क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियस, और ये किस में आएगा समझिए, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? एग्जांपल समझ लीजिए, H2 के अंदर ये होगी, Cl2 के अंदर ये होगी, ये होगी O2 के अंदर ये होगी, N2 के अंदर ये होगी, Br2 के अंदर, एंड सो ऑन, जितने भी आप sp4 सब के अंदर यही होगा। इसके बाद आता है दूसरा टाइप का रेडियस, होता है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस किसमें यूज किया जाता है? मेटल्स के अंदर। इट इज half of distance between nuclei of metallic bonded atoms। देखिए अब जरा समझिए, मेटालिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है शेयरिंग। बिल्कुल, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
मेटालिक रेडियस मेटालिक बॉन्ड के अंदर है, आपके पास ये दो एटम्स आपको मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, ये हो जाएगी डी मेटालिक, तो हम बोल देंगे आर एम इक्वल्स टू डी एम एम बाय 2। पर ये मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसके लिए थ्योरी होती है, वो होती है, मतलब मेटालिक बॉन्ड बनता है ऐसे कि एक एटम है, ये एटम बनाता है एक पॉजिटिव कर्नल और इलेक्ट्रॉन, और ये सब क्या काम करते हैं ना, एक स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे के सारे पॉजिटिव एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इनके बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन भर जाता है, वैसा, इसको बोलते हैं कर्नल। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू कर्नल्स डिवाइड बाय 2 ये होता है, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक बॉन्ड, हाँ बोल भाई। सर वो कर्नल न्यूक्लियस नहीं रहता क्या? नहीं, कर्नल के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ और भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं रह सकता, मतलब उसके अंदर और भी आयन्स होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई भी मेटल आयन नहीं दिखता। सर पर वो तो सर मतलब वो मेटल मतलब हैलोजन नहीं, नोबल गैस की ये लिया नहीं, होगा ना? नहीं, कोई नोबल गैस कुछ नहीं, तो कुछ सर नहीं। कर्नल मतलब न्यूक्लियस के साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे। हाँ, मतलब जो भी कुछ बच गया, मान लो कि किसी एटम के पास 25 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 निकल गए, तो बाकी के 21 प्लस न्यूक्लियस इज अ कर्नल, ठीक है, वैसा। सर सर आपने लिखा है कि कोवैलेंट रेडियस बस नॉन मेटल्स के लिए रहता है, पर बेरिलियम भी तो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। बिल्कुल, तो उसके लिए भी कोवेलेंट रेडियस डिस्कस कर सकते हैं, करते भी हैं, थियोरेटिकली तो अपन लिथियम के लिए भी कोवेलेंट रेडियस डिस्कस कर देते हैं। हाँ सर। चलिए कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। डीएमएम क्या है? मतलब मेटालिक, उसके लिए मेटल्स के लिए यूज किया डीएमएम, ये भी एम है, ये भी एम है, मेटल है, ये भी मेटल है, इसलिए डीएमएम यूज किया इसके लिए। बॉन्ड लेंथ बोल लीजिए इसके अंदर, इसका मेटालिक बॉन्ड का। देवांग का डाउट है कि सर हाउ वी मेजर बॉन्ड लेंथ। देवांग, वी कैन सी न्यूक्लियस, तो हम लोग ना दोनों न्यूक्लियाई देखते हैं और न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। सर बोलो। कोवैलेंट रेडियस मेजर करने के लिए हमें सेम एलिमेंट्स के ही कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल सही। ओके। मान ले तूने अभी दो अलग अलग है, एक है बड़ा एक है छोटा, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन टू तो फिर घपला हो जाएगा ना। यस सर। सर मेटालिक का भी सेम है क्या, कि दो सेम मेटल्स का? बिल्कुल। सर पर फिर दो सेम मेटल्स कैसे करेंगे बॉन्ड? मतलब अरे आयरन मेटल है, देखा है तूने आयरन मेटल? हाँ सर। यदि वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो फिर सारे एटम्स अलग अलग होते हैं, तू मेटल देख ही नहीं पाता। सर पर सर पोटेशियम का एग्जांपल ले लो, उसकी वैलेंसी 1 है, तो फिर वो खुद के साथ बॉन्ड कैसे करेगा? तभी तो ये, भाई सुन मेरी बात सुन, एक चीज समझ,
पोटेशियम तू आयनिक बॉन्ड के फ्रेम में देख रहा है, आयनिक मेटालिक बॉन्ड वैसा है ही नहीं। अच्छा। चल मेटालिक बॉन्ड का एग्जांपल तो कभी तूने दीवार बनती हुई देखी है? हाँ सर। दीवार कैसे बनती है, ब्रिक वॉल कैसे बनता है? वो ब्रिक को एक के ऊपर एक डालते हैं और फिर पूरा सीमेंट लगाते हैं। तो वैसा ही होता है कि भाई जो ब्रिक है ना, एक के ऊपर एक है, वन साइड बाय साइड, वो तो है कर्नल्स, और जो सीमेंट है वो है इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर। सर तो मतलब आयोनिक बॉन्ड नहीं रहता क्या उनके बीच? बिल्कुल नहीं रहता, किसने कहा आयनिक मेटालिक बॉन्ड रहेगा ना। आयनिक बॉन्ड के लिए तो एक मेटल एक नॉन मेटल चाहिए। हाँ वही डाउट था सर। ओके सर, थैंक यू। सर कोवैलेंट रेडियस के लिए भी कोवैलेंट बॉन्ड लगता है क्या फिर, या नहीं बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड। इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स। देख, और अंडरलाइन भी किया है इज्जत से। सर और मतलब ये तो H2F2 वगैरह इन सब के होंगे, पर फिर व्हाट अबाउट नाइट्रोजन जैसे जिनको ट्रिपल कोवैलेंट रहता हूँ? उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको तो केवल कोवलेंट बॉन्ड देखना है ना। तो मतलब उनका भी नॉर्मल वे से ही होगा? बिल्कुल, इज्जत से। N2 का डिस्टेंस देखा, डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, 5 बॉन्ड बने, 15 बॉन्ड बने, 50 बॉन्ड बने, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एटम इटसेल्फ। Excuse me, sir. बोलो। कर्नल एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कर्नल क्या होता है? समझाता हूँ। निखिल, मान ले तेरे पास एक एटम है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। उस 15 यस में से सर। पांच पांच इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बचेंगे उस एटम के ऊपर? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और 5 पॉजिटिव चार्ज होगा। यस सर। वो जो बना है, वो जो बचा है ना, वो कर्नल है। समझ में आया? यस सर। हाँ देवांग, बिल्कुल मेटल्स, यदि अपन कभी भी रेडियस डिफाइन कर रहे हैं ना, तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, वरना फिर रेडियस डिफाइन करने का पॉइंट नहीं बनता। आगे बढ़े। सर हो गया लिख के। चलो, इसके बाद तीसरी टाइप की रेडियस होती है वैंडरवाल रेडियस।
इधर देखिए भाई, आपके पास है तीसरा टाइप का रेडियस है वैन डर वाल रेडियस। ये क्या होता है? इट इज half of distance between two freely moving atoms, freely existing atoms. Atoms or molecules, ठीक है। जैसे आप, ये किसके लिए डिफाइन होगा? इट इज डिफाइंड फॉर नोबल गैसेस। ये दो एटम्स हैं फ्री, कोई मतलब नहीं है इनको एक दूसरे से। आपने इसका न्यूक्लियस देखा, आपने इसका न्यूक्लियस देखा, आपने देखा कि ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने नाम दिया dv, तो हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो rv विल बी 1/2 dv। v मतलब वैन डर वाल के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब इन तीनों को देख के आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि इन तीनों में से एक्चुअल रेडियस तो कोई भी नहीं है। भाई मैं यदि बात करूं तो इन तीनों को देख के एक चीज क्लियर हो जाती है कि वो वैन डर वाल रेडियस है वो तो बड़ा होगा एक्चुअल रेडियस से, क्योंकि आप ये जो बीच की डिस्टेंस है इसका तो कोई काउंटर ही नहीं कर रहा है कि नहीं? तो जो वैन डर वाल रेडियस होती है वो बड़ी होती है एक्चुअल से, और जो कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस हैं आर सी और आर एम वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो यदि मैं इन सब में ट्रेंड बना भी लूं तो इनका ट्रेंड ऐसा बनता है आर वी से छोटा होगा आर एक्चुअल से छोटा होगा आर मेटालिक, और आर मेटालिक से छोटा होगा आर कोवेलेंट। ये ट्रेंड बनेगा, मतलब ये बनेगा ऑर्डर कि हम जब मेजर करते हैं तो क्या होता है, और फिर अपन थोड़ा बहुत चीजों को वेरी करा के देखते हैं कि एग्जैक्ट रेडियस कितनी है। पर जो अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है। ये बेचारा हमको मालूम है पर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो क्या कर लेंगे? समझ में आ गया? सर बोलो। सर आर मेटालिक आर कोवेलेंट से बड़ा कैसे हो जाए? देखो आर कोवेलेंट में क्या होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमेशा ओवरलैपिंग होती है, तभी तो शेयरिंग होती है। मतलब ये दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स आपको ऐसे दिखेंगे ओवरलैप करते हुए कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं। जबकि उसके अंदर क्या हुआ ना कि आपने एक कोर बना दिया, दोनों पॉजिटिव कोर बना दिए, और इनके बीच से आपने थोड़ा सामान भर दिया, तो इसीलिए ये जो सामान भरा है इसके कारण ये जो साइज है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पर फिर भी आर एक्चुअल से छोटी रहती है। समझ में आ गया? हाँ सर। मतलब अपन लिख सकते हैं आर सी इज लेस देन ऑल अदर्स ड्यू टू ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये आ गई रेडियस। अब रेडियस तो मेजर अपन ने डिफाइन तो कर दिया, वो तो कोई मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा है कि अपन ये कैसे बताएंगे कि रेडियस कैसे है। तो अब इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। सर बोल भाई। सर जो दो दो एटम्स के बीच में वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करते तब उनके बीच में वैन डर वाल फोर्सेस भी रहते क्या? बिल्कुल रहते, पर वैन डर वाल फोर्स हमेशा आज अपन डिस्कस नहीं कर रहे वैन डर वाल फोर्स, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर ये वैसा ही है कि क्या आप और मैं जो देख रहे हैं, आप लोग जो मैं दिख रहे हैं, हमारे बीच में एयर भी है क्या? तो है, वैसा है आपके और मेरे बीच में एयर, नहीं है ना? अच्छा मेरे से है लेकर कैमरा तक, कैमरा आपकी स्क्रीन से लेकर आपके आप तक बीच में हवा नहीं है? है सर।
अब पॉइंट ये कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेडियस को अफेक्ट करते हैं। अब समझिए रेडियस क्या है, जरा बात समझिए प्लीज। मान लीजिए मैं न्यूक्लियस हूं और ये इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ये पेन इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। यस सर। अब मेरे को यदि रेडियस बढ़ानी है तो मुझे मैं न्यूक्लियस हूं, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, यदि मैं इसको अट्रैक्शन बढ़ाऊंगा तो क्या रेडियस कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी। और यदि मैं अट्रैक्शन कम करूंगा तो रेडियस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन पैरामीटर क्या है? जेड इफेक्टिव है। हाँ हाँ सर। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतनी ही कम रेडियस हो जाएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज पैरामीटर ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron. दूसरा, R is directly proportional to principal quantum number. R is directly proportional to principal quantum number यानी कि शेल नंबर। भाई समझिए, हमने कहा कि एक न्यूक्लियस है, उसके बाजू में एक शेल है या दो शेल है या तीन शेल है या चार शेल है या पांच शेल। अरे जितने ज्यादा शेल होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता चला जाएगा, इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्राइमरी फीचर होते हैं जो डिपेंड करते हैं। क्लियर है? सर यस सर। बोल भाई। सर आर मेटालिक में आपने बोला कि नीचे मटेरियल होता है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो तो आर एक्चुअल से बड़ी होनी चाहिए ना, कम कैसे होगी? वेरी गुड मन है, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कोई मेरे से पूछे, पर किसी ने पूछा नहीं। इधर समझ, अभी है ना एक सवाल पूछता हूँ तेरे से अभी। यदि अपन इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो साइज कर्नल का छोटा होगा कि बड़ा होगा एटम से? मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए थे। हाँ मतलब मैंने कहा कि ये था, इसमें पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 ही है, तो कर्नल जो बना है उसका साइज एटम से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। ये दो छोटी चीजों के बीच में कुछ भर रहा है तो इस बात की गारंटी थोड़ी ना है कितना भरेगा या कितना बड़ा होगा। वैसा तो एटम्स के बीच, तू तू एटम्स के बीच में नहीं भर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तू कर्नल्स के बीच में भर रहा है। तेरा जो रेगुलर एटम है वो इतना बड़ा होना था मान ले, और कर्नल कितना बड़ा है? कर्नल इतना बड़ा है, तो ये पहले ही छोटा हो गया है, फिर छोटा होने के बाद दो छोटे होने के बाद बीच में सामान भरा हुआ है। अच्छा सर, मतलब वो कर्नल एटम के अंदर ही आता है। हाँ कर्नल एटम से छोटा होता है। अच्छा सर। क्लियर है? हाँ सर। ग्रेट, यस सर। गुड। अभी तक मतलब ऐसे डाउट पूछा करो, ये यूजुअली हर बैच में आता है, वेट कर रहा था कि कोई तो डाउट पूछेगा। हाँ चलिए प्लीज कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला टाइप का वो देखेंगे। सर और एक टाइप ऑफ रेडियस है ना शायद? कौन सा? सर आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस है पर वो एटम के लिए डिफाइन नहीं होती ना। अभी अपन ये जो डिफाइन कर रहे हैं वो सब एटम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। आयनिक रेडियस इज डिफाइंड ओनली फॉर आयंस, तो वो एक अलग से सब सेट सब कैटेगरी बन के पढ़ेंगे। ओके सर। सर अगर दो एटम का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए नोबल गैसेस वाला तो और बढ़ेगा वैंडरवाल रेडियस। क्या हो गया? सर अगर दो नोबल गैसेस का डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने और फिर मेजर किया तो वैंडरवाल रेडियस बढ़ जाएगा। एक तो वैंडरवाल रेडियस बढ़ती है, वैंडरवाल रेडियस बहुत बड़ी होती है, जो ऑब्जर्व करते हैं उसमें जो होनी चाहिए उससे कई गुना बड़ी होती है कई बार। सर कांस्टेंट नहीं होती ना। कंडीशंस पे डिपेंड करती है कौन सी कंडीशन के अंदर बात हो रही है। अच्छा सर पहले कॉपी करिए अभी। सर इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टीली के आगे क्या है?
सर freely existing atom. अरे देवांग, वो कर्नल का मतलब KERNEL है, वो कर्नल का मतलब CONEL नहीं है, ठीक है। हाँ, देवांग, वेदिका बेटा ये क्या बोल रही है तू, RC = D/2? सर वो जो कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला था ना, वो किसी ने दिया है, साइंटिस्ट ने कोई? साइंटिस्ट की बात नहीं है तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। ओके। समझाऊं कैसे कॉमन सेंस वाली बात है? हाँ। मान ले अपन ने कोई भी चीज डिवाइड करनी है इक्वली इक्वली, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर, तो क्या करें? टोटल बांटे और डिवाइड बाय 2 कर दे। हाँ सर। भाई मान ले तेरे को एक केक है, तेरे को और सर्वेश को खाना है बराबर बराबर, तो क्या करेगी? उसके अंदर कोई लॉ लगाएगी कि चाकू लाएगी और एग्जैक्ट बीच से काट देगी? चाकू से काट दूंगी बीच बीच में। से काटेगी ना, वो तो एक सिंपल कॉमन सेंस हुआ कि भाई दोनों के अंदर बराबर बराबर जाना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो कंट्रीब्यूशन भी बराबर, सब कुछ बराबर बराबर होना चाहिए। उसमें रूल की कहां से जरूरत आ गई? हाँ सर। सर बोलो। हाँ, सर हमें पता होता है कि मतलब दो वैंडरवॉल रेडियस बड़ा होता है और दो एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहती है, तो हम उसे माइनस क्यों नहीं करते? यार क्योंकि हमको मालूम ही नहीं होता कितनी जगह बाकी है। सर तो कुछ अप्रोक्सीमेशन जुगाड़ करके नहीं कैसे? कर पाते? अरे जुगाड़ से साइंस थोड़ा ना चलती है यार। ठीक है सर। भाई पॉइंट ये है कि अपने को जो मालूम, यदि अपने को सब कुछ मालूम ही हो तो अपन ऐसे ऐसे अजीब चीज डिफाइन ही क्यों करें? सर उस जेड इफेक्टिव का क्या लिखा है आपने? वो समझा नहीं, पैरामीटर ऑफ अट्रैक्शन।
जेड इफेक्टिव क्या होता है? वो पैरामीटर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो लिखा है। तो फिर मतलब जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना कम रेडियस, वैसा है क्या? बिल्कुल। सर हो गया लिख के। ठीक है। देवांग ने एक डाउट पूछा है, हाउ डू वी नो दैट मेटेलिक रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस? देवांग, इसके लिए ना जो रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या चीज एग्जैक्टली बड़ी है और क्या चीज एग्जैक्टली छोटी है, इसके पीछे थोड़ी सी मैथ्स लगती है कि ना, हम तीनों चीजें कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रेंड जा रहा है या क्या होना चाहिए, और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस हैं वो क्या क्या हैं, और फिर जजमेंट लेते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। मतलब अपन मैथमेटिकली मेटालिक रेडियस से कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं, और उसके ऊपर फिर अपन कमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं भाई, दो चीजें आ गई, एक तो आ गया शेल नंबर और एक आ गया हमारे पास जेड इफेक्टिव। दो चीजें आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा अक्रॉस द पीरियड यदि अपन जाए, यदि अपन अक्रॉस द पीरियड स्टडी करें तो क्या होगा? यदि अपन अक्रॉस द पीरियड बात करें, अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या होता है? पहला ऐसे, मतलब मैं यदि बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यदि मैं यहां तक बात करूं और नियॉन भी ले लूं, तो ये है अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अपन ने कल ही निकाल के देखा, और शेल नंबर सेम रहता है। अब मुझे बताइए रेडियस बढ़ेगी या कम होगी? फ्लोरीन तक कम कम होगी। होगी और लास्ट में बढ़ेगी। नियॉन के लिए बढ़ेगी, फ्लोरीन तक कम होगी। ठीक है, और नियॉन के लिए, सॉरी, नियॉन के लिए क्या होगा ना, ये बड़ी होगी, क्योंकि इसके लिए आप जो मेजर करेंगे वो वैंडर वॉल करेंगे। यदि आप इफ मैथमेटिकली इफ आप नियॉन की कोवेलेंट रेडियस पता लगा सकते हैं, is calculated, then RF is larger than RNE, ऐसा आता है, किताबों में डेटा भी दे रखा है। और अभी हमारी समस्या क्या है कि हमारे सिलेबस में नियॉन की वैंडर वॉल रेडियस है।
आर वी क्लियर? हमारे सिलेबस में जो है हम केवल उसके बारे में बात कर सकते हैं, पर यदि करें कोवेलेंट रेडियस निकाल के तो डेटा मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोलो भाई। और अगर कोवैलेंट रेडियस ही इतनी एक्यूरेट है तो वो यूज क्यों नहीं करता? मतलब सर कोवैलेंट रेडियस वैन डर वाल्स से ज्यादा एक्यूरेट है तो वो यूज क्यों नहीं करता? बात ये ना, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ती है, यू कैन नॉट ऑब्जर्व थिंग्स, यू कैन नॉट ऑब्जर्व कोवेलेंट रेडियस, ये प्रॉब्लम है ना अपनी। सर तो कोवैलेंट रेडियस लाइक जस्ट थियोरेटिकल है। हाँ मतलब इस नियॉन के केस में ओके सर। ऐसा है कि हम तेरे से ये पूछें कि कौन डाउट पूछ रहा था मुझसे ये वाला अभी? आर्यन। अरे गिव मी वन थिंग, हाउ इज लाइफ इन औरंगाबाद, वेदर इट्स गुड और बैड? गुड। एंड हाउ इज लाइफ ऑन जुपिटर? बैड। You don't know because you haven't observed that. हाँ हाँ। समझा? वैसा है कि आप हाइपोथेसाइज करते हो कि वहां पर ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पर हो सकता है कि हमको बाद में पता लगे कि वहां पर वो जो पहाड़ है वही लाइफ है, हमको क्या मालूम क्या चल रहा है आगे। सर तो वो बस एक थियरी है टाइप। हाँ, theoretically it is calculated. Calculated is always theoretical, observed is experimental, कि what we see. ओके फिर से वही बात बताइए, on which color board I am teaching right now? White. How do you know it's white? Why, मतलब how can you say it's not black or it's not green or it's not purple? क्योंकि दिख Because रहा you है। have, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है, तो आपके पास एक डेफिनेट पॉइंट है कि नहीं सर व्हाइट ही है, इट्स नॉट ब्लैक। पर यदि मैं स्क्रीन पर जब पढ़ाता हूं तो जनरली मैं स्क्रीन ब्लैक रखता हूं, मैं व्हाइट रखता ही नहीं हूं। हाँ सर। तो पॉइंट वो है कि ऑब्जर्वेशन ऑलवेज सुपरसीड्स थ्योरी, ऑलवेज। हाँ, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा जनरली? डाउन द ग्रुप z इफेक्टिव नियरली कांस्टेंट या जनरली कांस्टेंट, अनटिल अनलेस कुछ मेजर आ जाए। और शेल नंबर क्या होंगे? शेल नंबर बढ़ते हैं, ठीक है? तो क्या होगा अब बताइए, रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज होगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी। बिल्कुल, रेडियस बढ़ती है। और रेडियस बढ़ के क्या हो जाएगा? मतलब यदि मैं बात करूं लिथियम, लिथियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा है पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा है रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा है सीजियम, वैसा, ठीक है? यदि अपन बाकी औरों की बात करें तो भी वैसा ही है। मतलब मैं यदि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम की बात करूं तो भी रेडियस का ट्रेंड ऐसा ही है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज कर रही है। अब इन दोनों में ही एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस के रीजंस भी हैं, ऐसा नहीं कि रीजंस नहीं है, पर एक्सेप्शंस भी हैं, अक्रॉस द पीरियड के भी हैं और डाउन द ग्रुप के भी हैं। पहले एक्सेप्शंस या पहले रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। और रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब है, यहां पर अपन लोग बात कर रहे हैं, अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। तो बताइए, अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम। समझिए, इसमें क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल, वैसे ये भी नियरली बराबर ही होता है ना, मैग्नीज और आयरन भी। निकल, और इससे बड़ा होता है कॉपर, और उससे बड़ा होता है जिंक। ये ट्रेंड आता है। ठीक है, इसको कॉपी करिए, इसके ऊपर और डिस्कशन करना है मुझे। पर ये पहले कॉपी होगा, उसके बाद ये डिस्कशन होगा, एक डायग्राम बनेगा, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो सर फिर गैलियम की जिंक से बड़ी होती है छोटी? क्या बेटा? गैलियम की रेडियस जिंक से बड़ी होगी या छोटी? छोटी होती है। एक्सक्यूज मी सर। बोल। सर वो क्या है जेड इफेक्टिव के बाद में? जनरली कांस्टेंट। उधर नहीं सर, ऊपर वाला। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, अपसाइड एरो मतलब इंक्रीजेस, डाउन साइड एरो मतलब डिक्रीजेस। सर हम्म। सर वो बॉक्स में क्या लिखा है, वो LIBE के नीचे वाला जेड इफेक्टिव वाला? जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, और शेल नंबर सेम है वैसा। ओके सर। सर सर कल तो आपने बोला था कि जेड इफेक्टिव तो डाउन द ग्रुप सेम ही होता है ऑलमोस्ट, तो फिर रेडियस बढ़ क्यों रही है? भाई पर शेल नंबर तो बढ़ गया ना, नीचे का तो पड़ेगा। अभी भी लिखा है, देख, डाउन द ग्रुप, पूरा पढ़ क्या लिखा है। जेड इफेक्टिव जनरली कांस्टेंट, शेल नंबर इंक्रीजेस। आप यदि इसे जस्ट पहले वाला वो देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर अक्रॉस द पीरियड सिर्फ जेड इफेक्टिव के कारण होता है क्या? बिल्कुल। कितने लोगों को बोर्ड क्लियर नहीं है? सर आप उसका फोटो बोर्ड निकाल के क्लियर भेज सकते हैं? बेस तो बोर्ड मैं क्लियर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। यदि कुछ को बोर्ड यदि कुछ को बोर्ड क्लियर है, कुछ को नहीं क्लियर है, तो वो आप लोगों का फिर नेटवर्क इशू है। क्योंकि यदि बोर्ड सभी को अनक्लियर है तो फिर मेरा इशू होगा। हाँ बिल्कुल, अश्मित बिल्कुल सही है।
कॉपी हो गया? नहीं सर। दिया, मैंने आपका डाउट पढ़ा है ना, तो आप टेंशन नहीं ले, मैं आपको जवाब दूंगा, बस मैं वेट कर रहा हूँ। दिया है कि गई? है। देवांग, इट इज नॉन मेटल। सर बोल मने। सर उधर आपने लिखा है रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब वो एक्सेप्शन में, तो पूरा का पूरा डी ग्रुप जो है वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। नहीं नहीं, मतलब इसके अंदर अपन ने एक्सेप्शंस के लेने, जैसे अक्रॉस द पीरियड कम होनी चाहिए पर हुई नहीं, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक तो कम हुई, उसके बाद कम हुई नहीं, ये प्रॉब्लम हुई, जबकि होनी चाहिए थी आइडियली। और फिर कॉपर और जिंक बढ़ क्यों गई, ये तो अपने को पता ही नहीं लगा। ठीक है, तो वही डिस्कस करना है, इसीलिए आप पहले कॉपी कर लो, फिर मैं वो डिस्कस करता हूँ, फिर अपन लोग एक जवाब देता हूँ मैं दिया का, फिर अपन टाटा बाय बाय सी यू लेटर करेंगे। सर ये सर सिर्फ फोर्थ पीरियड के लिए या सब? ये हाँ सर, वो अक्रॉस द पीरियड वाला। ये सबके लिए होता है, पर अभी अपन लोग केवल फोर्थ पीरियड के लिए पढ़ेंगे अभी इस बार। बढ़े आगे, जरा समझिए। हाँ सर। समझिए जरा। ये समझने का है ना पार्ट, इसीलिए थोड़ा सा हल्लू हल्लू। देखिए कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ये है रेडियस, ये है एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम ये ऐसा है, ये है स्कैंडियम, यहां कहीं आता है मैग्नीज, मतलब ये ऐसा कर्व आता है, इस पॉइंट पर होता है Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब समझिए क्या क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए थी, हो भी रही है। दूसरा, अक्रॉस द पीरियड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस टिल Mn, यहां तक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से देयरफॉर मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेस। तो जो आपको सिर्फ Z इफेक्टिव पे मेजर करना था ना, आइडियली Z इफेक्टिव वाला ट्रेंड ऐसा होता, पर हुआ क्या, आपने दो चीजें एक्सपीरियंस की, एक तो Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस किया, और दूसरा आपने एक्सपीरियंस किया यहां पे मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड क्यों एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहां पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, पर Z इफेक्टिव पहले से बहुत बढ़ा हुआ है। तो FeCO और Ni के अंदर Z इफेक्टिव इंक्रीमेंट, increase in Z effective can compensate
compensates decrease in unpaired electron. और कॉपर और जिंक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं लगता है, उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत होती ही नहीं है, इसीलिए ये ट्रेंड कुछ ऐसा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब दिया ने मेरे को एक डाउट पूछा था फिर से कि मैं उसको वापस से कर्नल समझाऊं, जरा समझ कर्नल। सर बोल। सर पर ऐसे तो लिथियम और बेरिलियम के ग्रुप में भी तो मेटालिक बॉन्ड होता है, पर उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड नहीं होता है ना। सर मतलब मेटालिक बॉन्ड कम होते जाता है क्या अक्रॉस द पीरियड? क्या हुआ? हेलो। हाँ सर, सर मतलब अपने बोला स्ट्रांग नहीं होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है क्या अक्रॉस द बिल्कुल पीरियड सही, मेटालिक? बिल्कुल। अपन इसीलिए तो उनको सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं कि उनके अंदर मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। मेटालिक बॉन्ड के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आगे समझो। दिया अब तेरे लिए ये लिखना नहीं है ना नोट्स के अंदर। भाई तेरे पास एक एटम है ऐसा, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। जैसे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा ना तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया, साइज छोटा हो गया। यहाँ पे उसने n इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो ये जो बना है इसको कर्नल बोलते हैं। ये एटम था और कर्नल की साइज छोटी होती है एटम से। दिया समझ में आ? हाँ सर। चलिए, आज की क्लास खत्म हो गई यहाँ पर। कल यहाँ से आगे उठाएंगे, तब तक प्लीज पढ़ के आइएगा और कल के डाउट फिर अपन कल डिस्कस करते हैं। ठीक है। कल नहीं, कल तो कल आपका एक सेशन टाइप का है, ओरिएंटेशन टाइप का। तो आपको टेक्स्ट आया है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अपन थोड़ा सा फोकस क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए आपका पढ़ते वक्त, इन वाले मुद्दों पे बात करेंगे एज ए होल। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर और ये बोल। लिखना है ना? हाँ हाँ।